क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले हैं? क्या उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जाने वाला है? और क्या महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? जी हाँ, मुंबई और दिल्ली दोनों के सियासी गलियारों में बीते एक महीने से ये चर्चा खूब हो रही है। चर्चा कब शुरू हुई? ये हुई थी जुलाई में, जब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया था कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है मोदी सरकार में, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को भी जगह दी जा सकती है और महाराष्ट्र को नया सीएम मिल सकता है। किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। संजय राउत ने ऐसा कहा। उसके बाद ये चर्चाएं लगातार शुरू हो गई। पहले लोगों ने इसे हल्के में लिया, क्योंकि संजय राउत लगातार ऐसे दावे करते रहते हैं। लेकिन बीते एक हफ्ते से ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे इन चर्चाओं को और बल मिलना शुरू हो गया है। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए, उन्होंने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होती है। ये तस्वीरें भी सामने आई। कहा गया कि अब सब कुछ तय हो गया है, बातचीत फाइनल है, अब फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि फडणवीस से जब बाद में मीडिया ने पूछा कि क्या आप दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। फडणवीस ने कहा, लोग चर्चाएं करते रहते हैं, उन्हें करने दो। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, वो महाराष्ट्र में ही रहने वाले हैं। फडणवीस ने सीतारमण से मुलाकात पर कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करनी थी, आर्थिक मामलों को लेकर चर्चा करनी थी, इसलिए वो वित्त मंत्री के पास गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वो मार्गदर्शन चाहते थे पीएम मोदी से, और मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारी विकास की परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई। तो ये हुई औपचारिक बातें जो इस वक्त मीडिया में चल रही हैं, या फडणवीस के द्वारा कही जा रही हैं, या नेताओं के द्वारा कही जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि अंदर की कहानी क्या है, सियासी गलियारों में कैसी चर्चाएं चल रही हैं। क्या फडणवीस सच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे? देखिए, इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार चला रही है। 2024 के आखिरी में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी वाले गठबंधन यानी महायुति को बम्पर सीटें मिली थीं, एक भारी बहुमत मिला था। बीजेपी खुद बहुमत के काफ़ी करीब पहुंच गई थी। 145 का बहुमत होता है, 145 विधायकों का, और बीजेपी खुद 132 सीटों तक पहुंच गई थी। और इसके अलावा सहयोगी जो दल हैं, 50 से ज़्यादा सीटें मिली थी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को, और 40 से ज़्यादा सीटें मिली थी अजीत पवार वाली एनसीपी को। तो भारी बहुमत से सरकार चल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में स्थितियां बहुत ठीक नहीं हैं। बहुमत जरूर है महायुति के पास, बीजेपी वाली सरकार के पास, लेकिन गठबंधन में खींचतान चल रही है। राजनीतिक स्थिरता महाराष्ट्र में पिछले 8 सालों से बिल्कुल नहीं है। 8 सालों का मतलब 2018 के बाद से, जब शिवसेना और बीजेपी में खटपट शुरू हुई, गठबंधन टूटा, विधानसभा चुनाव 2019 के बाद से, तब से बहुत कुछ बिगड़ चुका है, बहुत कुछ बन चुका है। शिवसेना 2 भागों में टूट चुकी है। एक उद्धव ठाकरे के पास है, और असली नाम निशान लेकर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं। एनसीपी 2 भागों में टूट चुकी है। पवार परिवार अलग हो चुका है। अजीत पवार की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री हैं। वो एनसीपी अजीत गुट को संभाल रही हैं, सरकार में शामिल हैं। इसके अलावा जो दूसरी वाली एनसीपी है, शरद पवार वाली, उसके बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं, जैसे कि क्या वो एनडीए में आ सकती है। सबने देखा शरद पवार की नातिन की शादी थी, सुप्रिया सुले की बेटी की शादी थी। पहले वो शादी मुंबई में होती है, उसके बाद उसका रिसेप्शन जो है वो दिल्ली में होता है। उसमें सभी दलों के नेता पहुंचते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली वाले कार्यक्रम में शामिल होते हैं, अमित शाह जाते हैं। उसके बाद से चर्चाएं खूब चल रही हैं, उससे पहले से भी चल रही हैं कि क्या शरद पवार भी एनडीए में आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंदर खाने खूब चर्चाएं चल रही हैं। कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, शरद पवार को क्या फ़ायदा होगा, बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो ये सब बातें खूब हो रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी के लिए बहुत जोखिम वाला काम होगा। जब तक वहाँ पर चीज़ें ठीक ना हो जाएं, सब कुछ स्थिर ना हो जाए, तब तक देवेंद्र फडणवीस जैसे इंसान का महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहना बेहद ही जरूरी है। फडणवीस हर तरह के काम करने में माहिर हैं, काबिल हैं। फिर चाहे वो सरकार चलाना हो, प्रशासन पर उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है।
उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब भी कहा जाता था कि राज्य के आला अधिकारी जाकर सीधे रिपोर्ट करते हैं फडणवीस को, क्योंकि उन्हें पता है कि देर सबेर फडणवीस ही महाराष्ट्र की कमान संभालने वाले हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 से लेकर 2022 तक की। अभी भी प्रशासन पर बेजोड़ पकड़ मानी जाती है फडणवीस की। अधिकारियों से काम कैसे लेना है, कौन से अधिकारी किस जगह पर रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये फडणवीस बखूबी जानते हैं। फडणवीस ये भी जानते हैं कि कैसे सहयोगियों को साधना है। जब उद्धव ठाकरे के साथ उनका गठबंधन हुआ करता था तो ना सिर्फ वो उद्धव को साधा करते थे, बल्कि उद्धव के जो निजी सचिव माने जाते हैं मिलिंद नार्वेकर, उनसे भी अच्छा संपर्क बनाकर रखते थे। अभी भी सुनेत्रा पवार परिवार के बाकी लोगों से भी फडणवीस के बेहद मधुर संबंध हैं। इसके अलावा ठाकरे भाइयों में भी राज ठाकरे से उनके संबंध अच्छे माने जाते हैं, एकनाथ शिंदे से भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। यानी सबसे बनाकर रखते हैं और सही समय पर सबका इस्तेमाल करना जानते हैं, और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करना भी फडणवीस बेहद अच्छे से जानते हैं। फिर चाहे वो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हों, यानी जब फडणवीस को बढ़ावा मिला था, नागपुर से आते हैं, संघ के करीबी हैं, और जब उन्हें राज्य की राजनीति में बढ़ाया जाने लगा तो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता थे महाराष्ट्र के जिनको इस नए लड़के में बहुत ज़्यादा विश्वास नजर नहीं आ रहा था या फडणवीस से असुरक्षा महसूस हो रही थी। लेकिन फडणवीस अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी राजनीतिक चतुराई के जरिए उन्होंने अपने सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ढेर कर दिया महाराष्ट्र में। फिर चाहे वो विनोद तावड़े हों, जिनसे उनकी अच्छी नहीं बनती है। तावड़े अब दिल्ली की राजनीति करने लगे हैं। अभी कल ही सूची आई है बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की, नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम की। तावड़े फिर से महामंत्री बनाए गए हैं, महासचिव बनाए गए हैं, वो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक और कद्दावर नेता हैं जो नागपुर से ही आते हैं, यानी फडणवीस के ही शहर से, नितिन गडकरी। वो भी अब दिल्ली में ही ज़्यादा समय गुजारते हैं, शुरुआत से ही गुजारे हैं 2014 के बाद से। हालांकि पहले उनका महाराष्ट्र में दखल हुआ करता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में चलती है तो सिर्फ नितिन गडकरी की नहीं, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की। इसके अलावा मुंडे परिवार में आप देख लीजिए, पंकजा मुंडे कहाँ हैं आज सबको पता है, राजनीति में किस तरह से वो गायब होती हुई दिख रही हैं। तो तमाम ऐसे जो प्रतिद्वंदी हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस के, वो आज कहीं भी नहीं दिख रहे। वो एकमात्र सर्वमान्य नेता बने हुए हैं महाराष्ट्र भाजपा के, अपने पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। फडणवीस को अगर उद्धव ठाकरे ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद धोखा दिया था तो फडणवीस ने 3 साल बाद उसका बदला भी ले लिया। याद कीजिए फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधानसभा में क्या कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा जरूर। वो आए भी। वो फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2014 से लेकर 2019 तक, उन फडणवीस को 2022 से 2024 तक उप मुख्यमंत्री बनकर रहना पड़ा, शिंदे के अंडर काम करना पड़ा, उनके नीचे वाले पद पर काम करना पड़ा। वो शिंदे तो 2014 से 2019 तक उनकी कैबिनेट के एकमात्र मंत्री हुआ करते थे, उन्हें अपना मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ा। तो फडणवीस हर विष को पी चुके हैं, हर घूंट जहर के घूंट को पी चुके हैं, और वो हर तरह के काम में माहिर माने जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इसी वजह से बीजेपी का आला कमान उनसे काफ़ी खुश भी रहता है। प्रधानमंत्री मोदी के वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं, चाहते हैं। अमित शाह भी उनको काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी ने जब भी फडणवीस से जो कुछ भी करने को कहा, फडणवीस ने वो सब कुछ किया है। इसी वजह से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर हैं और बने रहने वाले हैं। उन्हें दिल्ली की राजनीति में लाना अभी बहुत जोखिम भरा हो सकता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फडणवीस महाराष्ट्र से कहीं हटे। जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बहुत उथल पुथल है सभी दलों में। बीजेपी एकजुट भले है, लेकिन आंतरिक टकराव अभी भी जारी रहता है। बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो सोचते हैं कि उन्हें भी तवज्जो उतनी मिलनी चाहिए, फडणवीस मनमानी करते हैं, वो भी देर सवेर बयान देते हुए मिल जाते हैं। एनसीपी में क्या कुछ हो रहा है मैं आपको बता ही चुका हूँ। 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट यानी सुनेत्रा पवार वाले गुट जो उप मुख्यमंत्री खुद हैं, उसमें अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार पार्टी पर पूरा कंट्रोल चाहती हैं। पार्थ पवार इसी वजह से वो प्रशांत किशोर को मुंबई बुला चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो एनसीपी अजीत गुट के दूसरे और नेता हैं, फिर चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हों या सुनील तटकरे हों, उनके बीच में और सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के बीच में एक टकराव चल रहा है।
और हम एनसीपी शरद पवार के बारे में बता ही चुके हैं कि वो खुद एनडीए में आना चाहते हैं। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, कई बार चर्चाएं चलती हैं कि कांग्रेस से विलय चाहते हैं। क्या चाहते हैं भगवान जाने। शरद पवार की राजनीति के बारे में कुछ भी कह पाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा चौंकाते हैं, बोलते कुछ और हैं, कर कुछ और होते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना दूसरी बार टूट चुकी है। पहले 2022 में टूटी, शिंदे नाम निशान लेकर चले गए, विधायक लेकर चले गए, सांसद लेकर चले गए। 2024 में 9 सांसद चुनकर आए, 6 सांसद फिर शिंदे तोड़ कर लेकर चले गए। तो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे साथ में आ चुके हैं, तो वो अलग एक मुंबई वाली राजनीति में अलग गठजोड़ बना हुआ है। बीएमसी के चुनाव में हम देख चुके हैं कि ताकत दिखा चुके हैं ठाकरे भाई। हालांकि बीएमसी की सत्ता उद्धव के हाथ से चली गई, फिर भी ठाकरे परिवार का अभी भी पूरे महाराष्ट्र में नहीं कहेंगे, लेकिन मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जहां पर मराठी मानुष की राजनीति अभी भी जीवित है, वहां पर इनका दबदबा अभी भी कायम है। तो ठाकरे परिवार में भी सब कुछ नहीं चल रहा। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में भी कभी कभी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इसी उथल पुथल को देखते हुए अभी बिल्कुल भी ये संभावना नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र छोड़ेंगे और उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। तो ये हो गई फडणवीस के शिक्षा मंत्री बनाए जाने की संभावनाओं पर बात। मान लीजिए ये सारी बातों को इग्नोर कर दे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सारी बातों को जानने समझने के बाद भी अगर जोखिम लेते हैं और फडणवीस को दिल्ली लाया जाता है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है, तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, शिंदे फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुमत के करीब है बीजेपी। बनेगा मुख्यमंत्री कोई तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता होगा। कोई ऐसा नेता जो जाना पहचाना है? बिल्कुल नहीं। अगर फडणवीस नहीं होंगे महाराष्ट्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री, तो फिर कोई ऐसा नेता होगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। वो पहली बार का विधायक भी हो सकता है, दूसरी बार का विधायक हो सकता है, वो विधायक ना भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है। आप एमएलसी बनकर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो अगर फडणवीस नहीं रहेंगे तो कोई ऐसा नेता बनेगा जो चौंकाएगा, जिसका नाम चौंकाएगा। जैसे कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा का नाम सुनकर सब चौंके थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सुनकर सब चौंके थे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में विष्णु सहाय का नाम सुनकर सब चौंके थे, जैसे कि ओडिशा में मोहन मांझी का नाम सुनकर सब चौंके थे। वैसे ही महाराष्ट्र में भी जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, अगर फडणवीस हटाए जाते हैं, तो उस नाम के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति ऐसी ही है। वो राजनीति अपनी ऐसी ही करते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.